तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम सबसे पहले जानेंगे कि जनन स्वास्थ्य का असल मतलब क्या है। फिर देखेंगे कि भारत के सामने जनसंख्या को लेकर क्या चुनौती थी और सरकार ने उस पर कैसे रिएक्ट किया। इसके बाद हम साइंस, एथिक्स और कानून के बीच के रिश्ते को समझेंगे, गर्भनिरोधक के तरीकों पर बात करेंगे और आखिर में सारे जरूरी फैक्ट्स को एक बार फिर से दोहराएंगे। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि जब हम जनन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, जनन स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई बीमारी ना हो। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें 4 चीजें आती हैं: शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक तौर पर पूरी तरह से स्वस्थ होना। जब ये चारों पहलू बैलेंस्ड होते हैं तभी हम कह सकते हैं कि जनन स्वास्थ्य सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उस बड़ी चुनौती को समझते हैं जिसने भारत की स्वास्थ्य नीतियों को एक नई दिशा दी। ये आंकड़े देखिए, मई 2000 में भारत की आबादी 1 अरब पार कर गई थी और ये इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि सिर्फ 33 साल में दुगनी हो जाती। अब जाहिर है, इतनी तेजी से बढ़ती आबादी का मतलब था कि हमारे संसाधनों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने वाला था। इसी वजह से परिवार नियोजन कार्यक्रमों की जरूरत महसूस हुई। तो इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए देश की रणनीति क्या थी? सरकार का जवाब था RCH प्रोग्राम, यानी जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। ये एक बहुत बड़ी पहल थी जिसका मकसद माँ और बच्चे की मृत्यु दर को कम करना था, ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी अस्पतालों में हो ये सुनिश्चित करना था और साथ ही STDs यानी यौन संचारित रोगों से बचाव करना था। अच्छा, किसी भी प्रोग्राम की सफलता को मापने के लिए कुछ पैमाने तो चाहिए, है ना? तो यहाँ 2 बहुत जरूरी संकेतकों पर ध्यान दिया गया: MMR यानी मातृ मृत्यु दर और IMR यानी शिशु मृत्यु दर। इन आंकड़ों में सुधार का सीधा मतलब था कि देश का पूरा हेल्थ सिस्टम बेहतर हो रहा है। अब देखते हैं कि जनन स्वास्थ्य के मामले में मेडिकल साइंस, कानून और नैतिकता एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। उल्पवेधन या एमनियोसेंटेसिस एक बहुत ही उपयोगी मेडिकल टेस्ट है। इससे गर्भ में पल रहे बच्चे में किसी जेनेटिक बीमारी का पता लगाया जा सकता है, लेकिन इसका बहुत गलत इस्तेमाल भी होने लगा लिंग की जांच करने और कन्या भ्रूण हत्या के लिए। और इसी गंभीर समस्या को रोकने के लिए सरकार को बहुत सख्त कानून बनाने पड़े। ठीक इसी तरह MTP यानी गर्भपात से जुड़े कानूनों में भी समय के साथ बदलाव हुए हैं। ये कानून अब सुरक्षित गर्भपात के लिए साफ दिशा निर्देश देते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि ये सब मेडिकल देखरेख में हो, ताकि महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा हो सके। तो ये तो हुई पॉलिसी और कानून की बात, लेकिन आम लोगों के लिए परिवार नियोजन के कौन-कौन से प्रैक्टिकल तरीके उपलब्ध हैं? तो मोटे तौर पर गर्भनिरोधक के 6 मुख्य तरीके हैं। चलिए अब एक एक करके इन सभी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक तरीके। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनमें किसी भी बाहरी चीज, डिवाइस या दवा का इस्तेमाल नहीं होता। ये तरीके शरीर के नेचुरल साइकिल को समझकर काम करते हैं, जैसे कि फर्टाइल पीरियड में संभोग से बचना। अगली कैटेगरी है रोधक या बैरियर मेथड्स की। ये फिजिकली स्पर्म को अंडे तक पहुंचने से रोकते हैं। कंडोम के मामले में एक और बड़ा फायदा है कि ये न सिर्फ प्रेगनेंसी रोकते हैं, बल्कि STDs और HIV से भी सुरक्षा देते हैं। IUDs भी एक बहुत लोकप्रिय और लंबे समय तक असरदार रहने वाला तरीका है। इन्हें डॉक्टर या एक ट्रेन्ड नर्स गर्भाशय में लगाती हैं। ये भी 3 तरह के होते हैं: बिना दवा वाले, कॉपर रिलीज करने वाले और हार्मोन रिलीज करने वाले। गोलियां या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी एक बहुत आम तरीका है। ये गोलियां ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग को रोककर काम करती हैं और ये अलग अलग तरह की होती हैं, जिन्हें लेने का तरीका भी अलग अलग होता है। अगर कोई लंबे समय तक असरदार लेकिन रिवर्सिबल तरीका चाहता है तो उसके लिए इंजेक्शन और इम्प्लांट्स जैसे विकल्प भी मौजूद हैं। ये कई महीनों या सालों तक असरदार रहते हैं, लेकिन इन्हें हटाया भी जा सकता है। और आखिर में आते हैं आपातकालीन तरीके, जिन्हें असुरक्षित संभोग के 72 घंटों के अंदर इस्तेमाल करना होता है। पर यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये रेगुलर इस्तेमाल के लिए बिल्कुल नहीं है। और जो लोग परमानेंट तरीका चाहते हैं, उनके लिए नसबबंदी या स्टरिलाइजेशन का विकल्प है। पुरुषों के लिए पुरुष नसबबंदी और महिलाओं के लिए महिला नसबबंदी। तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए अब एक बार फिर से सबसे जरूरी जानकारी पर एक नजर डालते हैं। ये स्लाइड एक तरह से हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। इसमें वो सभी जरूरी कानून, फुल फॉर्म और आंकड़े हैं जिनके बारे में हमने बात की। ये एक क्विक रिवीजन के लिए बहुत काम की है।
और अब हम एक आखिरी सवाल पर आते हैं। इन सभी विकल्पों की जानकारी होना सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि ये लोगों को सशक्त बनाता है और एक स्वस्थ समाज और राष्ट्र की नींव रखता है।